गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का भाग जो खंड खा है, खंड खा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्श्विक विस्थापन और विभिन्न अपवर्तनांकों में संबंध पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शेष बचे हैं, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपवर्तनांक पर निर्भरता, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, तथा समय अगर बचता है तो हम लोग अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो है फर्स्ट ईयर की क्लास थोड़ा टॉपिक लॉन्ग हो जाने के कारण उसकी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हो सकता है आज आपकी क्लास 30 या 35 मिनट की रहे। तो चलो समय व्यर्थ ना करके हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, जो अलग अलग माध्यम होते हैं, अगर भिन्न भिन्न माध्यम जो होते हैं सब में जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, दिशा, वेग इत्यादि परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उसकी जो आवृत्ति होती है वह उसका अभिलाक्षणिक गुण होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं भाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। ध्यान से देखेंगे आप लोग, पूरा समझ में आएगा आपकी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अपवर्तनांक पर निर्भरता। देखिए भाई, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। अपवर्तनांक पर निर्भरता, ठीक। जैसे हमने माना भाई हमारे दो माध्यम है, माध्यम नंबर हमारा 1 हुआ और ये माध्यम नंबर हमारा 2 हुआ। माध्यम नंबर 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम नंबर 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। माध्यम ए में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 तथा माध्यम 2 में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, λ2 है। हम लोगों को पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर प्रकाश की आवृत्ति कितनी हो, न्यू, प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो हम निकाल लें भाई, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बता सकता है भाई कोई बच्चा कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में हमने प्रकाश की चाल कितनी मानी है, v1। तो हम लोगों ने चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध पढ़ा है। कोई बच्चा बता सकता है चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। चाल बराबर होती है हमारी आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, v बराबर n लैम्डा से, जहां n तरंगों की आवृत्ति, लैम्डा तरंग की तरंग दैर्ध्य और v तरंग की क्या थी, तरंग चाल थी। तो देखिए यहां से हम पहले माध्यम में अगर प्रकाश की चाल निकालेंगे तो पहले माध्यम में हम लोगों ने प्रकाश की चाल कितनी मानी है, v1, तरंग दैर्ध्य कितनी है, λ1 और आवृत्ति कितनी है, ν1 है। तो चाल बराबर, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य से, ये हमारा फार्मूला होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य से। तो भाई आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य से लगाएंगे तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हमने कितनी मानी है, v1, आवृत्ति हमारी कितनी थी, न्यू, और गुणे तरंग दैर्ध्य हमारी कितनी है, λ1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। जब प्रकाश किरण, हम यहां से क्या लिखेंगे भाई, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में क्या होता है भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, ध्यान देना बेटा, यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ठीक, इसलिए दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, कमेंट करके बताइए भाई कितनी होगी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब हम दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो दूसरे माध्यम में हम लोगों ने प्रकाश की चाल कितनी मानी है, v2 मानी है। v2 बराबर आवृत्ति न्यू इंटू लैम्डा 2, ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें। कैसे भाग करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। देखो भैया, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें भाई। समीकरण 1 को 2 से बेटा भाग करेंगे कितना आएगा, कैसे भाग करते हैं भाई, पहले समीकरण के बाएं पक्ष को दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष से भाग करेंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग करेंगे। तो कितना होगा, v1 अपान v2 बराबर न्यू इंटू लैम्डा 1 अपान न्यू इंटू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कट जाएगा, कितना आएगा भाई, v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। v1 है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, v2 है हमारी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, लैम्डा 1 है पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और लैम्डा 2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो अभी हम लोगों ने जब स्नेल का नियम पढ़ा था भाई, तो स्नेल के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्नेल के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1n2 अर्थात 1n2 का मतलब प्रकाश किरण पहले माध्यम से किस में जाती है, दूसरे माध्यम में। तो इसको क्या कहते थे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता था वो बराबर होता था पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पढ़ा था भाई, 1n2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ से v1 अपान v2 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 1n2। इसलिए 1n2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। बात समझ में आई भाई। अब देखिए यहीं से अगर बात की जाए, ध्यान देना यहाँ से, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब यहीं से अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि प्रकाश किरण वायु से, कहां से, वायु से किसी माध्यम में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए निर्वात माना गया था। तो अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम मान ले भाई कि जो पहला माध्यम है उसका जो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो, n हो, और तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है। तो ये 1n2 जो होगा 1n2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो लैम्डा 1, ध्यान से ध्यान देना भाई, यदि पहला माध्यम क्या हो, पहला माध्यम निर्वात, पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो। तो बेटा अगर पहला माध्यम निर्वात होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में निर्वात होगा तो कौन सा अपवर्तनांक लेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात हो तो क्या हो जाएगा, इसलिए निर्वात हो तो 1n2 बराबर होगा n के, कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता था, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है, कहां से, निर्वात से किसी माध्यम में जाती तो कौन सा अपवर्तनांक लेते थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तथा लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा लैम्डा, क्या हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ध्यान देना बेटा, यहां से हम कितना लिख सकते हैं, देखिए इसलिए हम लिख सकते हैं 1n2 के स्थान पर n बराबर लैम्डा के स्थान पर लैम्डा बटे लैम्डा 2। ठीक, या यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बराबर लैम्डा अपान n। लैम्डा 2 क्या हो जाएगी, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, इसलिए देखिए हम यहां से कितना लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः
माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक, बराबर, समझ लेना भाई, ये निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। अतः माध्यम में प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अगर किसी क्वेश्चन में निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है और माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है तो इस फार्मूले की सहायता से हम माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, यहां से हम लोगों ने पढ़ा कि λ2 माध्यम में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो लैम्डा बराबर बटे n होती है, ठीक। जो लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो जो प्रकाश होता है जैसे श्वेत प्रकाश हमारा कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसमें 7 रंग होते हैं और सबकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम अगर किसी एक विशेष एक वर्णी प्रकाश की बात करें, एक वर्णी मतलब किसी एक रंग के लिए, ठीक, तो एक वर्णी प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, नियत होगी। एक वर्णी प्रकाश के लिए तो हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा अगर विशेष रंग के लिए नियत, एक रंग की किरण के लिए, है ना, किसके लिए, एक रंग की किरण की पता लगा तुम एक माध्यम में लाल किरण डाल रहे हो और दूसरे में बैंगनी डाल रहे हो, वो नहीं, एक रंग के लिए अगर यहां से हम क्या लिख दें, लैम्डा नियत हो, तो लैम्डा नियत हो तो λ2 जो होगा माध्यम में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। तो यहां से जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो माध्यम का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। तो अब यहां से अगर पूछा जाए, भाई ध्यान देना, एक क्वेश्चन, या यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, या यहां से लिख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक n व्युत्क्रमानुपाती 1/λ2, ये भी हम लिख सकते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में एक बार पूछा गया था कि लाल रंग और बैंगनी रंग में किस रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, ठीक। तो ध्यान देना भाई, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए भाई, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती, कम, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण जो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ से हम रिलेटेड ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। इसी प्रकार बेटा एक क्वेश्चन और ध्यान देते हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन है ये 2018 के टेट में आया था, यहीं से संबंधित है। तो हम लोग इंटरमीडिएट की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से जब हम इंटरमीडिएट के बाद अन्य उच्च क्वालिफिकेशन के लिए जो है एग्जाम देते हैं तो उन एग्जामों में कौन से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इसके साथ डिस्कशन करते चलेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल आपको अगर हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सारे आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आपके भविष्य के लिए जब आप एग्जाम दें तो उसमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और बताई गई, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल हम लोगों ने पढ़ा था कि c बराबर होती है, या अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था n बराबर होता है c/v, पढ़ा था भाई, n बराबर c/v। तो n माध्यम का अपवर्तनांक, c प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। पढ़ा था भी, फार्मूला हमने पढ़ाया था कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यह हमने ये फार्मूला बताया था कि माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होती है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर बेटा यहाँ से हम c को नियत मान लें तो n, या इसको हम ऐसे लिख लें पहले, v बराबर c/n।
अगर हम c को नियत मान लें तो v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n के। v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n के, अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है। कहा गया एक हमारी लाल रंग की प्रकाश किरण है और एक हमारी बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है, तो आपको बताना है किस रंग की प्रकाश किरण जो होगी उसका वो की चाल सबसे अधिक होगी। या ऐसे कहा गया कि एक व्यक्ति का जो चश्मा बनाया गया उसमें लाल रंग का कांच लगाया गया और दूसरे में बैंगनी रंग का कांच लगाया गया, किस चश्मे की जो दूरी होगी वो अधिक होगी। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट करके आपको हमें बताना है। ठीक है, तो अभी या चलो देखते हैं हम भाई जो प्रकाश की चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो बताइए भाई बैंगनी और लाल रंग में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण बैंगनी रंग में जो प्रकाश की चाल होगी वो सबसे कम, और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो सबसे अधिक होगी। तो ये हमारा हुआ टॉपिक कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, क्रांतिक कोण। ठीक, क्रांतिक कोण के बाद हम पढ़ेंगे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो क्रांतिक कोण है हमारा, ये हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं भाई इसको। ठीक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, डेरिवेशन भी हम यही कर देंगे, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस कंडीशन में वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है, जैसे ये हमारा क्या था भाई, ध्यान देना यहाँ से, ये ऊपर हम मान लें हमारा सघन माध्यम था और ये हमारा कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम था। ठीक, एक सघन माध्यम था, एक था विरल माध्यम। तो यहां से एक प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आपतित हुई। ठीक, तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, सघन माध्यम से कहां गई, विरल माध्यम में गई, तो अभिलंब से वो क्या हुई, दूर हटी। ठीक, अर्थात इस कंडीशन में ये कोण जैसे हमारा आई था, ये कोण हमारा कितना था, आर था। तो यहां से जो आर है अपवर्तन कोण सदैव आई से क्या होगा, आपतन कोण से बड़ा होगा। ठीक, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती, दूर हटती है। इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का जो हमारा मान होता है वो आपतन कोण से बड़ा होता है। अब जैसे हम, अब सपोज दैट आप मानिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने माना आई बराबर हमारा 30 डिग्री हुआ, कितना हुआ, आई बराबर 30, तो आर बराबर कितना हो गया, सपोज दैट हमने मान लिया ये हुआ हमारा 65 डिग्री माना है। तो प्रत्येक कंडीशन में जो आर का मान होगा वो आई से बड़ा होगा। चलो आई हमने बढ़ाकर कर दिया, जैसे सपोज दैट 45 डिग्री, तो आर भी तो क्या हमारा 65 रहेगा, ये और बढ़ेगा भाई। जैसे प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित हुई, वैसे आपतित हुई, इस तरीके से आई, तो अब ये भाई और अभिलंब से हटेगी, ऐसे दूर जाएगी। प्रत्येक कंडीशन में आर का मान बड़ा होगा। तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रकाश किरण कुछ विशेष कोण पर आपतित होगी, और जैसे ही आपतित होगी हमारी जो अपवर्तित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, अर्थात इस कंडीशन में आर बराबर कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। विरल माध्यम में जो कोण बने वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उस विशेष स्थिति में जो बना आपतन कोण होगा वही आपतन कोण हमारा कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या होगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ठीक, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में
जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, वह कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, तो क्रांतिक कोण क्या होगा? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वो हमारा कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है भाई, आप लोगों ने हमसे कहा था कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा लिखने के बाद आप जो है साइड से हट जाइए जिससे हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। लेकिन हमने पहला टॉपिक पढ़ाया तो अभी जो है हम हैबिचुअल ना होने के कारण उसमें हम भूल गए कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, हम अपने रास्ते से बोर्ड के सामने से हट जाएं। तो उसके लिए भाई हम आपसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन आगे हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होगा भाई? कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वही कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, क्रांतिक कोण के लिए हम क्या मानेंगे? जैसे ये पहला माध्यम सघन है, तो जैसे हमने पहला माध्यम मान लिया, चलो जी हो गया, जी का मतलब कांच, और दूसरा माध्यम हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक, ए मान लिया, ए का मतलब वायु। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? अब इसमें हम लगा दें स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से हम कितना लिखेंगे भाई? ध्यान देना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से कितना हो जाएगा? स्नेल के नियम से हो जाएगा कितना भाई? हम लोगों ने पढ़ा है पहले माध्यम में आपतन कोण कीजिए तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण कीजिए बराबर। अब प्रकाश किरण देखिए, पहला माध्यम क्या है? जी, जी से किस में जाती है? ए में जाती है, अर्थात इसको हम लिखेंगे GNA, अर्थात सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए भाई, क्रांतिक कोण के लिए चूंकि इस कंडीशन में I जो है, I किसके बराबर है? C के। I किसके बराबर है? C के। तथा जो R है हमारा, R क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण R बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री। I बराबर हमारा C के है और R किसके है? 90 डिग्री के। इसलिए हम देखो कितना लिख सकते हैं? साइन I के स्थान पर C बटे साइन R के स्थान पर कितना? 90 डिग्री बराबर GNA। साइन C हो जाएगा बेटा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर GNA। ठीक, अब यहां से हम लोगों ने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? GNA हो गया। GN सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन जितने भी माध्यमों के हम अपवर्तनांक मापते हैं वो सदैव हम विरल माध्यम से ही मापते हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक हमने मापा, तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है, ये वायु का अपवर्तनांक 1.001 होता है, 1.001। तो किसके सापेक्ष मापा? निर्वात के सापेक्ष मापा। जैसे हम लोग कांच का अपवर्तनांक मापते हैं कि 1.5 होता है, तो कांच हमारा कहाँ स्थित है? वायु में। तो कांच का जो अपवर्तनांक लेते हैं वो मुख्यतः हम किसके सापेक्ष लेते हैं? वायु के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। तो सारी चीजों के जो हम अपवर्तनांक हैं वो मुख्यतः किसके सापेक्ष मापते हैं? वायु के सापेक्ष। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें संभवतः जो अपवर्तनांक दिए होते हैं वो सभी वायु के सापेक्ष दिए होते हैं, इसलिए हम इसको भी वायु के सापेक्ष बना लेंगे। तो ए हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश की उत्क्रमणीयता में कि GNA जो होता है वो बराबर होता है 1/AN G के। ठीक, इसलिए यहां से देखो हम कितना लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं साइन C बराबर कितना लिख सकते हैं? 1/AN G। C हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगी क्रांतिक कोण की जिया बराबर 1 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। या इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C बराबर साइन इनवर्स 1/AN G, ये भी लिखा जा सकता है भाई। ठीक, अब यहां से एक बात ध्यान देना भाई, जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है, सभी माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं, कांच और वायु की बात करें भाई, तो कांच और वायु और जल और वायु, तो कांच और वायु के लिए हमारा क्रांतिक कोण होता है 41 डिग्री 49 मिनट होता है, और कांच और वायु जल और वायु के लिए होता है 48 डिग्री 39 मिनट। ठीक,
कांच वायु के लिए जो होता है हमारा 41 डिग्री 49 मिनट और जल वायु के लिए होता है 48 डिग्री 39 मिनट। तो जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक। अर्थात जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जल वायु अर्थात जल के सापेक्ष हमने वायु का अपवर्तनांक लिया है, तो देखिए कितना आया है 48.39 डिग्री 48 डिग्री 39 मिनट। और कांच और वायु लिया है, कांच के सापेक्ष वायु का कितना है 41 डिग्री 49 मिनट। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और जल का अपवर्तनांक कम होता है। अर्थात यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, है ना, जिसका अपवर्तनांक कम, तो वहां पर क्रांतिक कोण क्या होगा, अधिक। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं जो क्रांतिक कोण होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा क्रांतिक कोण का मान उतना ही कम होगा। अब जैसे हम आपसे बात करें कि हम ले लें कांच और बैंगनी रंग और लाल रंग ले लें। देखिए बैंगनी और लाल जो हमारा दृश्य प्रकाश है विबग्योर, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बैंगनी और लाल रंग में किस रंग के लिए जो होगा कांच का अपवर्तनांक सबसे वो क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अपवर्तनांक जितना अधिक क्रांतिक कोण का मान उतना ही कम। तो किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है इसलिए उसके लिए क्रांतिक कोण कम होगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है इसलिए उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक होगा। ठीक, अब आगे हम चर्चा करते हैं। भाई अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक, अब आगे हम इसी में चर्चा करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक, क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने पढ़ी कि सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है भाई, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, बस थोड़ा सा हम रिलेट करके एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। यहां से जैसे हमने देखा कि जब प्रकाश किरण I बराबर C हो गया, I बराबर किसके हो गया, C के हो गया, तो इस कंडीशन में प्रकाश किरण जो थी वो अपवर्तक पृष्ठ के क्या हो गई, समांतर निकल गई। ठीक, अब वो हमने बताया भाई कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस कंडीशन में जो R का मान होगा वो सदैव ग्रेटर देन होता है। बताया था R की जो वैल्यू होती है वो सदैव ग्रेटर देन होती है I से। तो भाई देखिए जब I किसके बराबर था, C के, तो ये कितने डिग्री कोण पर गया, 90 डिग्री पर। और अगर I का मान C से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ध्यान देना भाई, जब I किसके बराबर था, C के, तो 90 डिग्री कोण पर गया। लेकिन अगर कहीं I का मान C से बड़ा हो गया तो भाई जब I बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा, I बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा। अर्थात I की वैल्यू अगर ग्रेटर देन C से हुई तो ये पहले परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ के समांतर गई थी, वैसे निकल जाएगी। ठीक, तो यह जो घटना होगी अर्थात इसका होना चाहिए था क्या, अपवर्तन। क्या होना चाहिए था, अपवर्तन होना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन ना होकर इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो यही जो घटना होती है ये घटना हमारी क्या कहलाती, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पहली कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या हुई, प्रकाश जो होना चाहिए वो सदैव सघन से विरल में जाना चाहिए। सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, पहली घटना ये हुई कि प्रकाश जो होना चाहिए वो सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए हमारी, प्रकाश सदैव सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारी होनी चाहिए, जो I होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए C से। ठीक, तो सघन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली कंडीशन क्या है,
प्रकाश सदैव सघन माध्यम से किसमें जाए, विरल माध्यम में जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपतन कोण का मान हो वो क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक। आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तब भी वहां पर घटना कौन सी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हो गई, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए और दूसरा प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, तो अब परिभाषा हम क्या दे सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अपवर्तन ना होकर क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और जो यह घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः अपने जो है अपवर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में क्या होती, लौट आती है। तो यह जो घटना होती, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। लेकिन इससे जब ये आप दूसरी वाली परिभाषा देते हो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो इस प्रकाश किरण का परावर्तन ना, वो अपवर्तन ना होकर क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो जो घटना होती है उस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। हम लोगों ने क्रांतिक कोण और तरंग दैर्घ्य की माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक प्रमुख घटना। देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका आपने जो है हाई स्कूल में पढ़ा था और इससे संबंधित अन्य परिभाषाएं हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित प्रकाशिक तंतु। जो प्रकाशिक तंतु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु जो होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण होता है। इसका प्रयोग जो होता है प्रकाश सिग्नलों को प्रकाश के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजने के लिए किया जाता है। तथा जो हमारा ये प्रकाशिक तंतु होता है इसका एक प्रमुख उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्दर्शी जो होता है उसके लिए किया जाता है। इसकी सहायता से जो है व्यक्ति के पेट में प्रवेश कराकर व्यक्ति के आंत इत्यादि की जांच की जाती, पेट आंत इत्यादि की जांच की जाती है। ठीक, तो प्रकाशिक तंत्र में क्या होता है भाई, इसमें जो होता है एक विशेष कांच का, अर्थात एक जो विशेष कांच क्वार्टर जो होता है जिसका अपवर्तनांक जो होता है, क्वार्टर जो कांच आपने पढ़ा होगा भाई केमिस्ट्री में, ये जिसका अपवर्तनांक होता है 1.7। तो यह क्वार्टर जो कांच 1.7 अपवर्तनांक वाले कांच का बना जो होता है, बनी एक लंबी पाइप होती है जिसका जो व्यास होता है, जिसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर होती है। जिसकी मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर होती है। तो यह क्वार्टर जो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है की बनी एक लंबी पाइप होती है जिसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर होती है। और ये जो क्वार्टर जो कांच की बनी जो पाइप होती है इसे हम क्रोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ध्यान देना भाई। अब इस क्रोड के चारों ओर जो होता है, क्रोड के चारों ओर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का, ठीक, एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसका अपवर्तनांक कितना हो, 1.5। इसके चारों ओर 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव का, वो पदार्थ का एक लेप लगा होता है। ठीक, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप लगा होता है। ठीक, तो इस कांच का देखिए, इसका अपवर्तनांक कितना हुआ, 1.7, इसका अपवर्तनांक हुआ 1.5। तो क्रोड आपका सघन हो जाएगा और इधर जो लेप लगा होता है इसे हम कहते हैं अधिपट्टन। क्या कहते हैं भाई, अधिपट्टन या क्लैडिंग कहते हैं, क्लेडिंग, अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका अधिपट्टन का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, अर्थात हमारी क्रोड हो जाएगी सघन और जो हमारा अधिपट्टन होगा ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस पर ये जो हमारी एक प्रकाशिक तंतु हुई, तो ऐसी कई प्रकाशिक तंतुओं को जब हम एक साथ लगते हैं तो उसे हम प्रकाश पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पाइप। जब कई प्रकाशिक तंतुओं को हम एक साथ रखते हैं तो वो जो युक्ति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पाइप कहते हैं, सॉरी प्रकाश पाइप कहते हैं। देखिए, एक प्रकाश पाइप, एक प्रकाश
तंत्र की सहायता से लगभग 3000 संदेश अधिसूचित किए जा सकते हैं। लगभग 30,000 सिग्नल 3000 सिग्नल जो है इसकी सहायता से भेजे जा सकते हैं एक प्रकाशिक तंत्र की सहायता से। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं प्रकाशिक तंत्र की, तो प्रकाशिक तंत्र जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण होता है। इसका जो प्रयोग होता है प्रकाश सिग्नलों को प्रकाश के रूप में ही बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें इसकी हम रचना की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक विशेष कांच क्वार्टर जिसका अपूर्णांक 1.7 होता है की बनी एक लंबी पाइप होती है जिसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर होती है। इस पाइप के, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, इस क्रोड के चारों ओर 1.5 अपूर्णांक वाले पदार्थ का लेप लगा होता है जिसे हम अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, इस पाइप के चारों ओर इसकी सुरक्षा के लिए एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। तो ये एक प्रकाशिक तंतु होती है। तो कई प्रकाशिक तंतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पाइप कहते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, जब ये क्रोड होती है, इस क्रोड के एक पृष्ठ पर, अर्थात ये जो नली टाइप होती है इसके एक पृष्ठ पर जब हम प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डालते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं, ध्यान देना, जब प्रकाश को हम यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जब यह प्रकाश क्रोड पर पड़ता है, क्रोड के एक पृष्ठ पर पड़ेगा तो ये हो गया हमारा सघन माध्यम, और उसके बाहर कौन सा माध्यम, जो अधिपट्टन लगा है उसका अपूर्णांक 1.5 है। तो हमारा कैसा माध्यम हुआ, विरल माध्यम हुआ। ठीक, तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया और उधर कैसा, विरल माध्यम हुआ। ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब प्रकाश डाला गया तो यहाँ से इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात अर्थात परावर्तन होगा तो ये दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी। जब दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी तो यहाँ पर पुनः इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये अलग निकलेगी। तो यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया कई बार होती है। उसके पश्चात जब अंत में यह प्रकाश अपवर्तित होता है तो यह सिग्नल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह इसकी कार्यविधि हो जाती है कि जब हम इस प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डालते हैं तो इस प्रकाश का इस क्रोड के अंदर जो होता है बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर अगले सिरे पर हमें एक जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो किरण होती है वो प्राप्त होती है, जो हम सिग्नल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक, तो देखिए जब अपवर्तन होता है प्रकाश का तो प्रकाश के अपवर्तन में कुछ ऊर्जा ह्रास हो जाता है। ठीक, लेकिन जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा ह्रास नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा प्रकाशिक तंतु हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पिछले विगत वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये अगले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको MI लिख सकते हैं, MV अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, आगे